हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लर्न एंड गेट यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो जो हमारी होने वाली है वो होने वाली है प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान का उद्देशिका जो होती है यहाँ पर। अब देखिए, जो उद्देशिका है इसके बारे में हम क्या जानते हैं, क्या कहते हैं इसको हम नॉर्मली। जैसे कि कभी आप अपने स्कूल की बुक्स वगैरह पढ़ते होंगे या कोई भी आप बुक्स यहाँ पर पढ़ते होंगे तो आप शुरुआत में देखेंगे कॉन्टेक्स्ट लिखा हुआ है यहाँ पर। बुक के शुरुआत में कॉन्टेक्स्ट है, मतलब यहाँ पर ये कि मकसद लिखने का क्या है, जो राइटर है वो क्या कहता है इसके बारे में, या फिर जो राइटर थोड़ा बहुत उसी बारे में लिखा होता है यहाँ पर, अगर बायोग्राफी है तो वो। तो जो संविधान है वो यहाँ पर जो हम कहते हैं कि वो सोल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, आत्मा है। और या फिर ये भी कह सकते हैं कि हम शॉर्ट में ब्रीफ में इंट्रोडक्शन है यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन का, कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा वो चाहता क्या है कहना यहाँ पर, और उसके अंदर क्या क्या पॉइंट्स दिए गए हैं उनको ब्रीफली एक्सप्लेन बाद में वो करता है एक तरह से। तो यानी कि यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन क्या है यहाँ पर, कि ये एक प्रकार का इंट्रोडक्शन और प्रेफरेंस है यहाँ पर, कि बताता है कि भाई संविधान के बारे में पैसा में एक्सप्लेन करता है यहाँ पर। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे कहते हैं N.A. पालखीवाला, एन एमिनेंट जूरिस्ट एंड कॉन्स्टिट्यूशन एक्सपर्ट, कॉल प्रीएम्बल एज द आइडेंटिटी कार्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, पालखीवाला बोलते हैं कि ये जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल है वो आइडेंटिटी कार्ड है, जैसे कि हम थोड़ा सा हम जान पाते हैं उसके बारे में। ठीक है, शुरुआत में क्या है जो हम कह सकते हैं वो जान पाते हैं इससे हम। अब ये कब शामिल किया गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रीएम्बल इंडिया का? ये शामिल किया गया था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जब पेश करा जवाहरलाल नेहरू ने 26 नवंबर 1949 को उन्होंने पेश करा था। पार्ली जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी वहाँ पर उन्होंने इसको, ठीक है, पेश करा, वहाँ से फिर इसको पास किया गया। एंड देन ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसने इसको अडॉप्ट कर लिया। कॉन्स्टिट्यूशन का पहला ही पेज जो हमें देखने को मिलता है वो प्रीएम्बल होता है यहाँ पर। और यहाँ पर फिर इसके अंदर एक अमेंडमेंट भी किया गया था बाद में, काफ़ी टाइम बाद जाके, जिसको हम 42nd जो होता है अमेंडमेंट, उसके ज़रिए से हम देखते हैं कि इसके अंदर 3 वर्ड जोड़े गए थे, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी। ठीक है, मतलब मेल मिलाप। तो यहाँ पर ये जब अमेंडमेंट हुआ, ये पंडित नेहरू ने पेश करा प्रीएम्बल यहाँ पर, और उनकी बेटी ने इसमें अमेंडमेंट करा, इंदिरा गांधी सरकार ने इसमें अमेंडमेंट करा था 42वां, उसके ज़रिए से शामिल किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो हम देखते हैं कि इसमें क्या कहा गया है, शुरुआत में थोड़ा सा पढ़ के देखते हैं। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and secure to all its citizens। हम भारत के लोग, जैसे मैंने यहाँ पे निकाल रखा है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभु संपन्न यानी कि सोवरन, सामाजिक, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को क्या है, जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, मतलब जो न्याय है वो सोशल भी होना चाहिए इंसान का, इकोनॉमिकल भी उसको न्याय मिलना चाहिए यहाँ पर, और पॉलिटिकल भी उसको जस्टिस मिलना चाहिए। फिर लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, यानी कि इंसान को अपनी राय को रखने की आज़ादी होनी चाहिए, धर्म को मानने की आज़ादी होनी चाहिए, होगी यहाँ पर। इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट अमोंग देम ऑल फ्रेटर्निटी, assuring the dignity of individual and the unity and integrity of the nation। अब इक्वालिटी मतलब क्या है, हर इंसान को बराबर मौका मिलेगा और बराबर उसका यहाँ पर स्तर रहेगा, यहाँ पर किसी को स्पेशल प्रिविलेजेस यहाँ पर नहीं दिए जाएंगे, नहीं होंगे, यानी कि हम ये बात कह रहे हैं यहाँ पर। और क्या है, फ्रेटर्निटी मतलब भाईचारा बढ़ेगा यहाँ पर हमारे देश के अंदर। क्या है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता के लिए हम यहाँ पर जो संविधान है इसको पास कर रहे हैं यहाँ पर 26 डे ऑफ नवंबर and 1949 do hereby adopt, enact and give
आवर सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, इसलिए हम इसको संविधान के अंदर शामिल कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो संविधान का जो प्रियम्बल है वो ये बात कहता है यहाँ पर। अब देखते हैं इसके अंदर कुछ कीवर्ड्स दिए गए हैं, थोड़ा सा उनको समझते हैं कि इसके मतलब मायने क्या है। जो संविधान के अंदर प्रियम्बल के अंदर जो वर्ड दिए गए हैं, पहला वर्ड जैसे कि आपने पढ़ा यहाँ पर आता है सोवरन। अब सोवरन का मतलब क्या होता है यहाँ पर देखते हैं, मैं समझाता हूँ आपको। सोवरन का मतलब ये होता है कि हम इंडिपेंडेंट हैं। पहली बात तो इसके अंदर तो ये है कि हम आज़ाद हैं और हम इतने एबल हैं कि अपना काम जो है ना हम खुद कर सकते हैं। जैसे कि आज के टाइम में आप देख रहे होंगे आत्मनिर्भर भारत का अभियान चल रहा है, वही वाली बात है यहाँ पर। नो डिपेंडेंसी, नॉन डोमिनियन स्टेटस, नो कॉलोनी, यानी कि जो इंडिया है वो किसी देश के ऊपर डिपेंड नहीं रहेगा, अपने फैसले खुद लेगा और जो उसकी सरकार होगी वो स्वतंत्र रूप से चुनी जाएगी और चलेगी यहाँ पर। और जो उसकी फॉरेन पॉलिसीज़ होंगी उस पर किसी भी दूसरे राज्य का देश का कंट्रोल नहीं होगा यहाँ पर, मतलब डोमिनियन स्टेटस नहीं होगा, किसी के अंडर काम नहीं करेगा इंडिया। ठीक है, नो कॉलोनी, जैसे कि पहले इंडिया कॉलोनी था ब्रिटेन का, बाद में इंडिया डोमिनियन बनता है उनका। जब कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट कर लेते हैं, हम पास हो जाता है पूरी तरह से, तो जो डोमिनियन स्टेटस है इंडिया का वो हटाकर पूरा सा उसको सोवरेन कंट्री यहाँ पर कर दिया जाता है अलाउ। फ्री फॉर इंटरनल एक्सटर्नल अफेयर, कि हम अपने जो हमारे फैसले जो हैं, लॉज बनाना, डील्स करना किसी साथ में, या जो दूसरे हमारी टेरिटरी के जो भी हमें काम करने हों उसके लिए हम फ्री हैं यहाँ पर। किसी से ट्रेड करना, किसी से ट्रीटी करनी है, सब कुछ उसके लिए हम फ्री हैं यहाँ पर। मगर यहाँ पर जो इंडिया है उसने जो कॉमनवेल्थ की मेंबरशिप थी वो फिर बरकरार रखी, जो कि आप जानते हैं जो कॉमनवेल्थ गेम इंडिया के अंदर भी एक बार हुए थे। तो कॉमनवेल्थ क्या है कि ग्रुप्स है लोग, जो कुछ नेशन का ग्रुप है यहाँ पर, जो कभी ना कभी कॉलोनी रहे हैं ब्रिटिश राज की या फिर उनसे संबंध में रहे हैं वो लोग जो देश हैं, तो उनकी कॉलोनी है। और जो उसका जो कॉमनवेल्थ जो एक मेंबरशिप जो हम कहते हैं एजेंसी है, उसका जो हेड होता है ब्रिटेन का जो क्राउन होता है हमेशा से वही होता है, आज भी वही है वहाँ पर। तो इंडिया ने उसको कंटिन्यू करा कि हम इसमें भी शामिल रहेंगे, मगर इंडिया फिर भी एक सोवरेन नेशन यहाँ पर होगा और है आज भी। दूसरा वर्ड यहाँ पे आता है सोशलिस्ट। अब देखिए सोशलिस्ट का मतलब होता है समाजवादी, जो समाज के पक्ष में काम करता है यहाँ पर। ठीक है, इसको शामिल किया गया था इंदिरा गांधी सरकार के ज़रिए से 42nd अमेंडमेंट के ज़रिए से। यहाँ पर 42वें अमेंडमेंट में 1976 में ये शामिल किया गया इसके अंदर। इसका मतलब क्या होता है कि जो हमारी डेमोक्रेसी है वो सोशलिज्म के बेस पे चलेगी। अब देखिए, अगर आपके दिमाग में जो बात आ रही है कि सोशलिज्म जो है वो जो मार्क्सवाद के आइडिया हैं, कार्ल मार्क्स के आइडिया हैं, वो चीज़ है बिल्कुल तरह से यहाँ पर, मगर उसको हम पूरी तरह से नहीं मानते। जो हमारे इंडिया में जो फ़िलॉसफी है जो समाजवाद की, वो काफ़ी हद तक जो महात्मा गांधी थे उनकी जो थ्योरी है, जो उनका पर्सपेक्टिव है यहाँ पे समाजवाद को लेकर, उस पर चलती है कि समाज में बराबरी होगी और समाज का जो निचला स्तर है वहाँ तक के लोगों को जो आज़ादी है, जो उनकी बराबरी है, जो उनको काम मिलना चाहिए, जो सब चीज़ें होनी चाहिए, अपॉर्चुनिटी उनके लिए होनी चाहिए। और इसका मतलब क्या है, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म का मतलब क्या है, इन अदर वर्ड होल्ड फेथ इन अ मिक्स्ड इकोनॉमी वेयर बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर कोएग्जिस्ट साइड बाय साइड। यानी कि डेमोक्रेटिक सोशलिज्म का मतलब यहाँ पर क्या कहा गया कि जो मिक्स इकोनॉमी होगी, जैसे कि आप जानते ही हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था है भारत की आज भी, कि प्राइवेट सेक्टर भी हैं और पब्लिक सेक्टर हैं वो भी हैं। प्राइवेट सेक्टर मतलब जो कंपनीज हैं जो पैसा कमाने के मारे काम करती हैं। जो पब्लिक सेक्टर है, जो गवर्नमेंट की कंपनीज होती हैं, उनका मेनली मकसद यहाँ पर ये होता है कि वो जो जनता है उसकी भलाई के मारे काम करती है ख़ास तौर पर। तुम्हारी इस तरह की इकोनॉमी यहाँ पर होगी सोशलिज्म के बेस पर, मतलब सबको बराबरी मिलनी चाहिए यहाँ पर। एज सुप्रीम कोर्ट से डेमोक्रेटिक सोशलिज्म एम टू एंड पुअर्टी, इग्नोरेंस, डिजीजेस एंड अनइक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, मतलब समाज के अंदर जो फैली हुई गरीबी है, जिनको ठुकराया गया है, लोगों जिनको हाशिए पे छोड़ दिया गया है, जो बराबरी नहीं है, उसको दूर करना यहाँ पर क्या है, सोशलिज्म। मतलब हर इंसान को एक जो लेवल है उस पर लेके आ जाना है यहाँ पर। द इकोनॉमी, द न्यू इकोनॉमी पॉलिसी जब हमने अडॉप्ट करी थी यहाँ पे, इसको हम कहते हैं जो पॉलिसी हम कहते हैं ना, जो ग्लोबलाइजेशन शुरू होता है इंडिया के अंदर, तो वो थोड़ा सा इसको हटा देता है, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि जो अमीर लोग हैं वो अमीर ही हो रहे हैं आज के टाइम में। तो थर्ड जहाँ पे बढ़ दिया गया है वो है सेक्युलर। अब जो सेक्युलर है इसको ऐड किया गया था, वही यहाँ पर जो है 42वें अमेंडमेंट के जरिए से ऐड किया गया था
इसका मतलब यहाँ पर क्या है कि इट मीन दैट स्टेट डज नॉट हैव अ स्टेट रिलीजन। जो देश है, सरकार जो होगी यहाँ पर, उसका कोई धर्म यहाँ पर नहीं होगा। और सरकार यहाँ पर क्या करेगी, जो लोग रहने वाले हैं उनको क्या करेगी, जो जनता है, सब्जेक्ट जो है, उनको परमिशन मिलेगी, आज़ादी होगी कि वो अपने धर्म को मान सकते हैं, जो रिलीजियस प्रैक्टिस है उनको कर सकते हैं, जो कल्चर है उसको अपना फॉलो कर सकते हैं, जो कि हमारे फंडामेंटल राइट्स के अंदर भी आता है, आर्टिकल 25 से 28 के बीच। ठीक है। अब देखिए, हर देश के अंदर अलग अलग पर्सपेक्टिव है, जो सेकुलरिज्म है उसको लेकर अलग अलग सोच होती है हर देश के अंदर। जैसे हम फ्रांस में देखते हैं, तो फ्रांस में सेकुलर का मतलब यहाँ पर क्या है, जो धर्म का विरोधी देश है। मगर जो इंडिया है, यहाँ पर ऐसा नहीं है। इंडिया धर्म का विरोधी नहीं है, धर्म देश का, सरकार का नहीं होगा, मगर सरकार जो होगी वो प्रोटेक्ट करेगी दूसरों के धर्म को भी, और लोगों को आज़ादी की धर्म को मानने की अपने यहाँ पर। फिर आता है डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक का मतलब आप जानते हैं, लोकतांत्रिक, लोगों का, जहाँ पे जो लोग हैं उनका तंत्र जहाँ चलता हो। ठीक है, मतलब जो जनता है वो राज करती है। अब जो डेमोक्रेसी होती है वो दो टाइप्स की होती है, एक होती है डायरेक्ट, होती है एक इनडायरेक्ट। डायरेक्ट मतलब जैसे कि हम देखते हैं जो स्विट्ज़रलैंड है वहाँ पर चलती है कि लोग जाके डायरेक्ट पार्टिसिपेट करते हैं, वहाँ रेफरेंडम वगैरह होता है कि वो पूछते हैं कि हाँ आपको इस फैसले पे हाँ करनी है ना करनी हो, जो भी होता है बात यहाँ पर, वो तब चलता है। मगर इंडिया में क्या है, बड़ी आबादी है तो रेफरेंडम करना मुमकिन नहीं है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी चलती है। मगर मतलब क्या है, जो जनता है वो अपने जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको चुनती है जनता यहाँ पर। ठीक है, देन वो क्या करते हैं, उनके बेस्ड के ऊपर यहाँ पर जो पॉलिसी मेकिंग है, लॉ मेकिंग का काम करते हैं यहाँ पर। ठीक है। और फिर आप देखेंगे कि दुनिया के अंदर जो डेमोक्रेसी है उनके डिफरेंट टाइप्स हैं। अब जैसे कि फेडरलिज्म है। ठीक है, कहीं पर क्या है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो पावरफुल है, कहीं पर स्टेट गवर्नमेंट पावरफुल है। अमेरिका में क्या है कि प्रेसिडेंट मुखिया है देश का। ठीक है, सरकार का मुखिया भी वही है यहाँ पर। मगर जो इंडिया में यहाँ पे क्या है कि देश का मुखिया जो प्रधानमंत्री है वो नहीं है यहाँ पर। वो जो देश का मुखिया है वो राष्ट्रपति है, मगर सरकार का मुखिया वो यहाँ पर नहीं है। ये चेंजेस अलग अलग सिस्टम है। एंड जो डेमोक्रेसी का ख़ास सिस्टम जो यहाँ माना जाता है, जो उसका हम कहते हैं सोल है, वो ये है कि फ्री फेयर इलेक्शन होने चाहिए। आज़ादी हो इलेक्शन करने की, 18 साल के बाद आपको आज़ादी मिल जाती है इलेक्शन करने की, बिना दबाव के आप जो अपना रिप्रेजेंटेटिव है उसको यहाँ पर इलेक्ट कर सकते हैं, जिसे कहते हैं जनता की सर्वोच्च ताकत है, उसको माना जाता है यहाँ पर वोटिंग को। देन आता है जस्टिस। जस्टिस भी अगेन हमारा यहाँ पर क्या है, फंडामेंटल राइट है। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स इसलिए हैं कि जस्टिस के अलग अलग डायमेंशन हैं। पहले हम समझते हैं इस चीज़ को कि सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। देखिए, न्याय हर इंसान के लिए अलग अलग है। कोई गरीब है तो उसके लिए ये है कि उसको काम अच्छा मिल जाए, अच्छी जॉब की, मतलब जो अच्छा काम कर सके, इससे अच्छी आमदनी इसकी बन सके, तो उसके लिए जो न्याय है वो ये हो सकता है यहाँ पर। कोई समाज के अंदर ऊंच जात नीच जात को फेस कर रहा है, ठीक है, जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है कास्ट के भी बेस पे, यहाँ पर कलर के बेस पे हो रहा है, तो उसके लिए जस्टिस यहाँ पे सोशल जस्टिस है। किसी को वोट डालने की पावर नहीं मिले, अधिकार नहीं मिल रहा, वो रिप्रेजेंटेटिव नहीं बन सकता, तो अगर उसको मौका मिल जाता है तो उसके लिए पॉलिटिकल जस्टिस ये है। तो अलग अलग जस्टिस के हिसाब से मतलब अलग अलग डायमेंशन है, इसको समझते हैं थोड़ा सा। और सोशल जस्टिस डिनोट अ इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ ऑल सिटीजन विदाउट एनी सोशल डिस्टिंक्शन बेस्ड ऑन कास्ट, कलर, रेस, रिलीजन, सेक्स एंड सो ऑन। यानी कि आपके धर्म, लिंग, जात के आधार पर आपसे कोई भेदभाव ना किया जाना ही यहाँ पर क्या है, सोशल जस्टिस है। ठीक है, अब कुछ जातियाँ हैं जैसे SC, ST, OBC, इनको माना जाता है पिछड़ा वर्ग, कि ये ऐसे वर्ग रहे जिनको समाज ने हमेशा जो हाशिया है उस पर धकेल दिया है। तो इनके लिए जस्टिस यहाँ पर क्या है कि थोड़ा सा इनको ज़्यादा अधिकार मिल जाना। मतलब क्या है कि एब्सेंस ऑफ जो प्रिविलेजेस हैं वो होना ज़रूरी यहाँ पर है, मगर इनको जो प्रिविलेजेस हैं वो दिए जाते हैं। जैसे कि आप देखते हैं जो आरक्षण होता है इनके लिए न्याय है वो, क्योंकि इनको मौका मिलता है इस तरह से। ठीक है, फिर आता है इकोनॉमिक। मतलब यहाँ पर क्या है कि लोगों के बीच इकोनॉमिक सेक्टर के अंदर कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो। जैसे मान लीजिए कहीं जॉब करने के लिए आप जा रहे हैं, वहाँ पर वैकेंसी है, उन्होंने नाम पूछा आपका, आपने कहा ये नाम है, तो उन्होंने आपके नाम से आपका धर्म जो डिनोट कर लिया कि हाँ ये
इस धर्म को मानने वाला है। उन्होंने क्या डाला कि नहीं, जॉब नहीं है यहाँ पर। कभी फेस किसी ने करा होगा ये चीज़ को, ठीक है, हमेशा लोग कर पाते हैं इस चीज़ को फेस। तो इसके बेस पर जो हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, मतलब धर्म के आधार पर किसी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, किसी बेस पे नहीं होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। फिर आता है पॉलिटिकल। इसका मतलब क्या है कि जनता को पॉलिटिकल राइट्स हैं, हर किसी को पॉलिटिकल ऑफिसेज हैं, इक्वल वोटिंग का राइट है यहाँ पर, और गवर्नमेंट के आगे हर इंसान की जो बात है रखने के जो हक़ है वो उसका बराबर होता है यहाँ पर। लिबर्टी, ये भी हमारा क्या है, फंडामेंटल राइट है, इनके स्वतंत्रता। इसका मतलब हम क्या कहते हैं पॉलिटिकल साइंस में, मतलब ये होता है इसका कि अननेसेसरी जो रेस्ट्रेंट है, मतलब जो रोक लगाई जाती है, प्रतिबंध जो लगाया जाता है जनता के ऊपर, उसका ना होना। मतलब जो गैर ज़रूरी है, जो ज़रूरी है वो तो होने चाहिए, क्योंकि आप किसी की जो आपकी आज़ादी है वो दूसरी की आज़ादी को ख़राब ना कर दे। तो ये चीज़ होने की ज़रूरी क्या है यहाँ पर, कुछ जो नेसेसरी रेस्ट्रेंट है, रिस्ट्रिक्शंस है, वो जनता के ऊपर होने ज़रूरी होते हैं यहाँ पर। ये लाइसेंस नहीं है मगर कि आप जो चाहें वो कर सकें, ठीक है। इसकी भी अलग अलग हम जानते हैं, एक्सपेक्ट होते हैं, उसको हम डिस्कस नहीं करते यहाँ पर, ठीक है। फ्रीडम ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप, ठीक है, ये क्या है, हमारे जो लिबर्टी है उसका पार्ट है, और ये यहाँ पर ये फंडामेंटल राइट भी है हमारा। देन आता है इक्वालिटी, बराबरी। इसका मतलब यहाँ पर क्या है कि एब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेजेस टू एनी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, कि किसी भी समाज के किसी भी वर्ग को कोई ख़ास अधिकार नहीं दिए जाएंगे, कोई ऊंच जात नीच जात यहाँ पर बिल्कुल भी एग्जिस्ट नहीं करेगी किसी भी एनी बेस के ऊपर, मतलब धर्म के, जात के आधार पर किसी भी हम बेस पे यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे यहाँ पर। अब देखिए जैसे कि इसमें बताया गया है, इक्वालिटी बिफोर द लॉ, आर्टिकल 14 कहता है हमारा ये, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। मतलब आपके जात, धर्म, पैदाइश की जगह के आधार पर आपसे कोई भेदभाव नहीं किया जाना, बराबरी मिलना आपको, ये आर्टिकल 15 कहता है हमारा। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर टू पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, मतलब नौकरी वगैरह मिलना आपको काम के बराबर में हम कह सकते हैं यहाँ पर, आर्टिकल 16 ये कहता है। अबॉलिश ऑफ अनटचेबिलिटी, छुआछूत का अंत, जो हमारे देश के अंदर बहुत बड़ी बीमारी थी पहले ज़माने के अंदर लोग के दिमाग के अंदर, उसका ख़त्मा होना यहाँ पर, जो सोच थी उनकी गंदी, आर्टिकल 17 कहता है ये। अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, मतलब कि जो आपको टाइटल्स मिलते थे, राजा, लॉर्ड, सर, जो ये मिलते थे ना, वो उनका अंत होना यहाँ पर, राजकुमार, ये सब ख़त्म करके सब बराबर कर देना यहाँ पर बिल्कुल। देन आता है यहाँ पर हमारा फ्रेटर्निटी। इसका मतलब यहाँ पर क्या है, सेंस ऑफ ब्रदरहुड, मतलब मिलजुल के रहने वाली बात। ये कैसे की गई, जब हमारे देश ने अडॉप्ट करा यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन को, तो उन्होंने ये देखा कि जो अमेरिका है वहाँ ड्यूअल सिटीजनशिप है, आप स्टेट के भी नागरिक हैं और जो देश है उसके भी नागरिक हैं यहाँ पर। तो इंडिया में क्या किया गया है कि भाई जो आप जो देश हैं सिर्फ उसके नागरिक हैं, अपने स्टेट के नागरिक तो जो लगता है उसको ख़त्म कर देगा यहाँ, तो वो रखा नहीं गया यहाँ बिल्कुल भी। जैसे हमारे में होता है ना, हम कह देते हैं एक वक्त को कि ये बिहारी है, ये दिल्ली का है, ये पंजाबी है, तो यहाँ पर इस तरह से भी जो हम कहते हैं सिटीजनशिप मिल जाती लोगों को, तो उसको ख़त्म करके एक चीज़ कि भाई आप सब भारतीय हैं, इंडियन हैं आप सब लोग, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, ऑल फंडामेंटल राइट ड्यूटीज़, इसको शामिल किया गया था यहाँ पर, जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है आर्टिकल 42 के शामिल किया गया था इसको भी यहाँ पर, कि आपकी ड्यूटी क्या होगी, जो आपका कर्तव्य है। जब आपको राइट मिले हैं तो आपकी ड्यूटी भी है, आपको हक़ मिला है तो आपका फ़र्ज़ भी है। यहाँ पर आपका फ़र्ज़ यहाँ पर क्या होगा कि आप प्रमोट करेंगे हारमनी एंड स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड अमोंग ऑल पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है। आप जो देश के अंदर रहने वाले लोग हैं आपके, उनके साथ प्यार मोहब्बत से रहेंगे यहाँ पर, चाहे धर्म आपका कुछ भी हो, कहीं से भी रहने वाले हों, किसी चीज़ को आप धर्म को मानते हो। अब आगे देखते हैं हम। देन आता है सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रीएम्बल। जो प्रीएम्बल है इसकी अहमियत क्या है यहाँ पर, जैसे कि मैंने बताया द प्रीएम्बल प्रेजेंट द बेसिक फिलॉसफी एंड फंडामेंटल वैल्यू। जो प्रीएम्बल है क्या करता है कि भाई आपकी जो फिलॉसफी है उसको दिखाता है कि आपके फंडामेंटल वैल्यूज़ क्या होंगे, पॉलिटिकल, मोरल, रिलीजियस, ऑन विच द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ बेस्ड,
कि आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है किस पे बेस्ड करता है, यहाँ पर किस चीज़ के आधार पे आपने बनाया है इस चीज़ को। तो हमारा क्या है कि भाई देश के विकास के लिए और देश में जो लोग हैं उनको न्याय मिल सके इसलिए बनाया है हमने, जो व्यवस्था है चल सके सही तरीके से उसने बनाया है हमने। तो ये चीज़ दिखाता है यहाँ पर। इट कंटेन्स द ग्रैंड और एंड नोबल विजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, मतलब जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, जो लोग शामिल थे, जो उनका विजन था यहाँ पर, जो उनका नज़रिया था, उसको दिखाता है ये, ठीक है। एंड रिफ्लेक्ट द ड्रीम एंड एस्पिरेशन ऑफ फाउंडिंग फादर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो फादर जिन्होंने बनाया था, लिखा था संविधान सभा बंदे मतलब इस चीज़ को, कॉन्स्टिट्यूशन को हमारे, तो उनके ड्रीम्स क्या थे देश के लिए, कि देश के लिए क्या चाहते थे करना वो आखिर। इससे हमें पता चलता है कि ये सिग्निफिकेंस है कि उनकी क्या उम्मीद रही, क्या उन्होंने सोच के बनाया, किस तरह से फ़ायदा होना था लोगों का, उस सब चीज़ को देखने जब करते हम पढ़ते हैं समझते हैं तो वो निकल के आती है सिग्निफिकेंस। इस बारे में कहते हैं सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, ये मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, ठीक है। वो कहते हैं द प्रीएम्बल टू आर कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्रेसेस व्हाट वी हैड थॉट और ड्रीम सो लॉन्ग। वो कहते हैं कि प्रीएम्बल ये दिखाता है कि हम क्या सोचते हैं, ठीक है, अपने आगे बारे में, हमारे क्या सपने हैं इस चीज़ को लेकर, अपने भविष्य के बारे में लेके। फिर के.एम. मुंशी के ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर थे यहाँ पर, मतलब जिन्होंने लिखा संविधान को ख़ास तौर पे, किस तरह उन्होंने, जो हम कहते हैं ना कि पार्ट 1 पार्ट 2 आर्टिकल ये आर्टिकल वो, उसका काम इन्होंने करा साथ मिलके, ठीक है। वो कहते हैं यहाँ पर द प्रीएम्बल इज़ द हॉरोस्कोप ऑफ आर सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, हमारे देश का हॉरोस्कोप है ये। हिदायतुल्ला ये थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया फॉर्मर, ये कहते हैं कि प्रीएम्बल रिसेंबल द डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, कि प्रीएम्बल ने दिखाना चाहा कि भाई डिक्लेरेशन करी कि जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है वो आज़ाद हुआ। हमारे जो देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन, जो अब प्रीएम्बल क्या कहता है वो, इट इज़ सोल ऑफ आर कॉन्स्टिट्यूशन, ये हमारे देश का जो है आत्मा है, रूह है उसके अंदर, अगर ये ना हो संविधान है किस नहीं, कुछ भी नहीं है यहाँ पर। विच ले डाउन द पैटर्न ऑफ आर पॉलिटिकल सोसाइटी, इट कंटेन्स अ सोलेमन रिजॉल्व विच नथिंग बट अ रिवोल्यूशन कैन अल्टर, यानी कि ये क्या है, इन्होंने पैटर्न डाला हमारी जो सोसाइटी है उसके अंदर, जो व्यवस्था है उसको स्थापित करने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर सवाल ये उठा, जब हम बात करते हैं प्रीएम्बल के बारे में, कई सारे सुप्रीम कोर्ट्स में केस चले कि जो ये प्रीएम्बल है उसको हम चेंज कर सकते हैं, अमेंड कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो इस पर सवाल ये उठा कि ये पहले बताओ कि ये पार्ट है भी या नहीं, क्योंकि ये शुरुआती पेज है, जिसे हम कहते हैं कभी हम कॉन्टेक्स्ट को पढ़ते नहीं तो हम मानते भी नहीं, हमारे जो सब्जेक्ट है उसका पार्ट है वो। तो वही चीज़ इसके साथ भी हुई यहाँ पे प्रीएम्बल के साथ भी, कि भाई जो प्रीएम्बल है वो पार्ट है या नहीं। शुरुआत में क्या हुआ, जो प्रीएम्बल है इसको पार्ट माना गया कि हाँ ये पार्ट है प्रीएम्बल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, मगर कोई इसमें ख़ास चेंजेस यहाँ पर नहीं हुए, ज़रूरत नहीं पड़ी करने की या फिर। मगर जब केशव नंद भारती केस आया 1976 के अंदर, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रीएम्बल इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कि जो प्रीएम्बल है ये पार्ट नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन का, संविधान का पार्ट हिस्सा ये नहीं है। मगर देखते देखते क्या हुआ, जब हम कह सकते हैं कि भाई टाइम गुजरा तो हमें समझ में आया इसकी अहमियत क्या है प्रीएम्बल की यहाँ पर। इट ऑब्जर्व दैट द प्रीएम्बल इज़ ऑफ एक्सट्रीम इम्पॉर्टेंट एंड द कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी रीड एंड इंटरप्रेटेड इन द लाइट ऑफ द ग्रैंड एंड नोबल विजन एक्सप्रेस्ड इन द प्रीएम्बल। हम क्या समझे बाद में चल के कि हम समझ कि भाई इसकी अहमियत क्या है, कि हम अगर प्रीएम्बल को पढ़ते हैं तो हम समझ पाएंगे कि भाई जो हमारा जो विज़न है, जो सोच के लिखा गया संविधान हमारा, वो समझ सकते हैं इससे हम। तो इन द LIC ऑफ इंडिया केस 1995 एंड बेरूबरी यूनियन केस में क्या कहा गया सुप्रीम कोर्ट ने, कि जो ये प्रीएम्बल है, पहला केस तो यहाँ पे देखेंगे कि उन्होंने कहा कि जो प्रीएम्बल है वो जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका पार्ट है वाकई में, ठीक है। अभी उन्होंने ये कहा, तो जब बाद में हम देखते हैं आर्टिकल 42 जब यहाँ पर होता है तो उसके अंदर हम कुछ मैं लिखा है, मैं भूल गया शायद लिखना। तो आर्टिकल 42 यहाँ पर, जो अमेंडमेंट 42 यहाँ पर होता है, उसके अंदर जब माना गया कि हाँ संविधान का ये हिस्सा है तो इसको
पास करके मतलब चेंज किया गया है इसके अंदर सेक्युलर, ठीक है, सोशलिस्ट और जो इंटीग्रिटी वर्ड हैं, 3 वर्ड इसके अंदर शामिल किए गए क्योंकि इसको माना गया यहाँ पर कि ये पार्ट है संविधान का। तो ये आर्टिकल 368 के तहत इसको हम चेंज कर सकते हैं यहाँ पर क्योंकि ये पार्ट है यहाँ पर। मगर 1995 के अंदर फिर कहा गया कि ये प्रीएम्बल क्या है, ये पार्ट है, ये वाकई में किसका, जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका पार्ट है, ये होना ज़रूरी है यहाँ पर, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं कि ये अमेंडेबिलिटी देखते हैं इसकी, कि इसको हम अमेंडमेंट कर सकते हैं या नहीं। जैसे कि बताया गया है संविधान के अंदर कि 368 आर्टिकल के ज़रिए से पार्लियामेंट अमेंड कर सकती है कॉन्स्टिट्यूशन के हिस्सों को कई तरह के, ठीक है। यहाँ पर जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको भी अमेंड कर सकती है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या हुआ, सुप्रीम जो पार्लियामेंट है उसने अमेंडमेंट भी करा क्योंकि ये हिस्सा माना गया है इसको। तो जो पार्लियामेंट है उसके पास पावर है कि वो उसको चेंज कर सकती है, इसके अंदर कुछ वर्ड को ऐड कर सकती है कि इसमें जो सरकार 3 आज़ादी की उन्होंने ये करा भी। इसमें 3 वर्ड जुड़े, सेकुलर, सोशलिस्ट एंड इंटीग्रिटी, ठीक है। तो ये है हमारी वीडियो थी, जो प्रेम्बल है उसके बारे में ये वीडियो थी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, पहली बार आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर करें अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मिलते हैं हम किसी नेक्स्ट वीडियो में।